नमस्कार दोस्तों, मैं गंगाराम स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज हम लोग 14 मार्च 2022 का करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि आने वाली ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए वीडियो में बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो को स्किप करके ना देखें। कल आप लोग को यानी 13 मार्च को एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना था। उस क्वेश्चन को भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। कल का क्वेश्चन था यानी 13 मार्च का क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। यानी हाल में जो भारत में ऐसा कौन सा राज्य था, ऐसा कितने राज्यों की संख्या था जहाँ पर विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। तो राज्यों की संख्या कितनी थी? 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5। क्या होगा? 5 होगा। अब हम लोग चलते हैं 14 मार्च का करंट अफेयर यानी 14 मार्च का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया। यानी 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा प्लेस था, कौन सा ऐसा जगह था जहां पर ड्रोन स्कूल का जो शुभारंभ किया गया है। यानी ऑन 10 मार्च 2020 एट विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज़ बीन लॉन्च्ड। ऐसा कौन जगह था? जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर। क्या होगा? ग्वालियर होगा। ग्वालियर ही ऐसा जगह है जहाँ 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश का ऐसा जगह था जहां पर पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है। ये रहा ड्रोन स्कूल का शुभारंभ। अब हम लोग चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। यानी ड्रोन का उद्देश्य कीटनाशक का छिड़काव करना। ड्रोन का उद्देश्य क्या है? तो ड्रोन का उद्देश्य है कि कीटनाशक का छिड़काव करना, फसल का मूल्यांकन करना और फसल की देखरेख में इसका यूज़ किया जाता है। जो ड्रोन था उसका मेन मुद्दा क्या था, उनका मेन उद्देश्य क्या था, उनका मेन मकसद क्या था? तो कीटनाशक का छिड़काव, फसल का मूल्यांकन और फसल की देखरेख में इसका उद्देश्य था, इसका मेन यूज था। एमपी के ग्वालियर में ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान। यानी क्वेश्चन में आपका आएगा कि एमपी के कौन सा ऐसा जगह था जहां ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया, तो ग्वालियर। और एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि शिवराज सिंह जो चौहान है ये कहाँ के सीएम है, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल थे। यानी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ड्रोन स्कूल के उदय समारोह में कई लोग शामिल हुए थे। इस समारोह में बहुत से लोग शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में किसानों और छात्रों के साथ कई ड्रोन निर्माता, उत्साही सेवा प्रदाता और अन्य लोग भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम था, ड्रोन का कार्यक्रम था, इसमें बहुत से किसान लोग, बहुत से छात्र लोग भी इसमें शामिल हुए थे। किसमें? तो जो ड्रोन का कार्यक्रम चल रहा था उसमें। इस कार्यक्रम में किसानों और छात्रों के साथ कई ड्रोन निर्माता उत्साही क्या कई ड्रोन इस कार्यक्रम में किसानों और छात्रों के साथ कई ड्रोन निर्माता, उत्साही सेवा प्रदाता और अन्य लोग भी शामिल हुए थे। किसमें? तो ड्रोन का जो कार्यक्रम था इसमें। और एमपी के जो मुख्यमंत्री है प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है यानी गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। वहाँ बहुत सी नदियाँ पाई जाती है, यानी नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी, माही नदी और क्षिप्रा नदी। ये कहाँ की नदियाँ हैं? तो ये मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। वहाँ मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है? तो 7,26,26,809 है। जनसंख्या टोटल कितनी है मध्य प्रदेश की? तो 7,26,26,809 है। और मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 231 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटों की टोटल संख्या 29 है। मध्य प्रदेश में बहुत से पर्यटक स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि ग्वालियर का किला, सांची का किला, खजुराहो का मंदिर और पचमढ़ी। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी। यानी वेयर द 19th मिलिट्री कॉर्पोरेशन मीटिंग हेल्ड
टू स्ट्रेंथ द डिफेंस कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक हुई। ये कौन जगह पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रांची झारखंड, आगरा उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आगरा उत्तर प्रदेश। कहाँ? आगरा उत्तर प्रदेश। अब हम लोग चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर, यानी भारत की ओर से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख एयर मार्शल बी.आर. कृष्णा और अमेरिका की तरफ से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन दी स्केलेंका ने इस योजना में हिस्सा लिया था। इस हिस्सा में कौन कौन लिया था? तो इस हिस्सा में भारत की ओर से लिया था चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख एयर मार्शल बी.आर. कृष्ण और अमेरिका की तरफ से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन ने लिया था इसमें हिस्सा। यह योजना दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। यहाँ थोड़ा सा गलती है, 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का। विधानसभा टोटल कितनी है? तो विधानसभा की संख्या 404 है, लोकसभा की संख्या 80 और राज्यसभा की संख्या 30 है। वहाँ विधान परिषद भी है, विधान परिषद की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या 19,95,81,477 है और क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में बहुत से पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, अयोध्या और चित्रकूट। वहाँ बहुत सी प्रमुख नदियाँ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे गंगा नदी, जमुना नदी, काली नदी, रामगंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, गोमती नदी, चंबल, बेतवा, केन और रिहंद नदी। वहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं, जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। वहाँ बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे कि थारू, बुक्सा, जौनसारी, खरवार, गोंड, सहरिया, बैगा, चीरो, भूइयाँ। ये अभियान तब हुआ था जब रूस यूक्रेन ने एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में लगा हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए थे। ये अभियान कब हुआ? तो जब रूस और यूक्रेन ने एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में लगा हुआ था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए थे। दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा गतिविधियों में सुधार लाने और मौजूदा सहयोग तंत्र के ढांचे के भीतर नए पहलू पर विचार करने पर केंद्रित था। क्या था? तो दोनों देशों के बीच जो चल रहा था रक्षा गतिविधि, उसी में सुधार लाने और मौजूदा सहयोग तंत्र के ढांचे के भीतर नए पहलू पर विचार करने पर केंद्रित था। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, यानी 73वां स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? जो 73वां स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 हुआ, इसका आयोजन को कहाँ किया गया था? यानी वियर वाज द 73rd स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 ऑर्गेनाइज्ड। इसका जो स्थापना यानी आयोजन कहाँ किया गया था? शंघाई चीन में, मास्को रूस में या तो सोफिया बुल्गारिया में। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सोफिया बुल्गारिया में इसका उद्घाटन किया गया था। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, यानी भारतीय विजेताओं के नाम। निखत जरीन ने महिलाओं ने 52 किलोमीटर प्रतिस्पर्धा में यूक्रेन की तितानिया कोप को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी महिला है जिसने 52 केजी प्रतिस्पर्धा में यूक्रेन की किसको? तो यूक्रेन की जो तितानिया कोप है उनको 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है।
किसको हराकर? तो तितन्याकोव को हराकर। कितने केजी की प्रतिस्पर्धा में? तो 52 केजी की प्रतिस्पर्धा में। कितने से हराया है? तो 4-1 से हराकर। कौन पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक कौन जीता? तो निखत जरीन ने जीता। निखत जरीन ने किसको हराकर जीता? तो तितन्याकोव को हराकर जीता। ये कहाँ की थी? तो ये यूक्रेन की थी। और कितने से हराया? तो 4-1 से हराया। और कौन पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नीतू ने महिलाओं के 48 केजी फाइनल में इटली की एरिका प्रिंसियाडो, नीतू जो थी ये 48 केजी के फाइनल में इटली के, कहाँ के? तो इटली के। कौन? तो एरिका प्रिंसियाडो को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नीतू जो है 48 केजी के फाइनल में इटली की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है एरिका प्रिंसियाडो, उसको 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और निखित जरीन जो है किसको हराकर? तितन्याकोव को हराकर। तितन्याकोव कहाँ की थी? तो यूक्रेन की थी। तो कितने से हराकर? तो 4-1 से हराकर। कौन पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कितने केजी में? तो 52 केजी में। और सेकंड में है कि नीतू ने किसको हराया? तो नीतू ने हराया एरिका प्रिंसियाडो को। एरिका प्रिंसियाडो कहाँ की थी? तो यह इटली की थी। इसको कितने केजी फाइनल में हराया? तो 48 केजी फाइनल में हराया। कितने से हराया? तो 5-0 से हराकर। कौन पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 36 देशों के 450 से अधिक मुक्केबाज भाग ले रहे थे। जो ये टूर्नामेंट चल रहा था 2022 का स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, इसमें टोटल कितने देश थे? तो 36 देश से कितने 36 देशों के कितने मुक्केबाज भाग लिए थे? तो 450। यानी क्वेश्चन में पूछेगा कि स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में टोटल कितने देश भाग लिए थे? तो 36 देश भाग लिए थे। और कितने मुक्केबाज भाग लिए थे? तो 450 मुक्केबाज भाग लिए थे। निखत जरीन ने महिलाओं के 52 केजी प्रतिस्पर्धा में यूक्रेन की तितन्याकोव को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जो नियत जरीन है 52 केजी में हरा के किसको हराई? तो ये तितन्याकोव को। कितना में? तो 4-1 से हराकर। कौन पदक? तो स्वर्ण पदक। और नीतू महिलाओं का 48 केजी फाइनल में किसको हराई? तो इटली की एरिका प्रिंसियाडो को। कितने से? तो 5-0 से हराकर। कौन पदक जीती? तो स्वर्ण पदक जीती। नंदिनी ने 81 केजी वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीती। नंदिनी जो है कहाँ की है? तो ये भारत की है। ये कितने केजी वर्ग में जीती है? तो 81 केजी के वर्ग में जीती है। और कौन पदक जीती है? तो ये कांस्य पदक जीती है। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो हाल ही में किसे वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी सुमित घोष, अजय भूषण पांडे, राजीव कुमार, डॉक्टर हंसमुख आंधिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजय भूषण पांडे। कौन? अजय भूषण पांडे। ये रहे अजय भूषण पांडे। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। NFRA, NFR है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। यानी इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण। किसका? तो NFR का फुल फॉर्म नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण। NFR का उद्देश्य होता है कि विनियमन कर रहे तंत्र से इतर स्वतंत्र विनियामकों को स्थापित करना और लेखा परीक्षक मानकों को लागू करना, लेखा परीक्षा की गुणवत्ता को और लेखा परीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाना। जो NFRA है, जो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है यानी इसका मुख्य मकसद है, इसका खासियत है कि विनियमन कर रहे तंत्र से इतर स्वतंत्र विनियामकों को स्थापित करना और लेखा परीक्षा मानकों को लागू करना और परीक्षा की गुणवत्ता व लेखा परीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाना। जो NFRA है, इसका अध्यक्ष कौन है? यानी राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? तो अजय भूषण पांडे है। कार्यकाल कितना साल के लिए है? तो 3 साल के लिए है। कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। इसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधनों के बाद लेखा परीक्षा के कार्य के लिए एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में कार्य करना है। जो NFRA है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कंपनी अधिनियम 2003 में किए गए संशोधनों के बाद, कौन सा संशोधन हुआ? तो 2013 में किए गए संशोधन के बाद लेखा परीक्षा के कार्य के लिए एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में
कार्य करना है। इसकी स्थापना के पीछे कंपनी अधिनियम 2003 में किए गए संशोधन है, जिसकी सिफारिश वित्त संबंधी अस्थायी समिति की विशिष्ट सिफारिशों यानी 21वीं रिपोर्ट में की गई थी। इसकी जो स्थापना के पीछे कंपनी अधिनियम 2003 में किए गए संशोधन है, जिसकी सिफारिश वित्त संबंधी अस्थायी समिति की विशिष्ट सिफारिशों 21वीं रिपोर्ट में की गई थी। इसका अंतिम लक्ष्य कंपनियों की वित्तीय सहायता के वित्तीय स्थिति के प्रकटीकरण में निवेशकों व सार्वजनिक तंत्र का विश्वास को क्या करना था, तो बढ़ाना था। 5 क्वेश्चन यानी 5वां नंबर हम लोग चलते हैं कि बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है, यानी विच डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क हैज़ बीन मेड ऑफिशियल पार्टनर बाय बीसीसीआई फॉर टाटा आईपीएल 2022। तो किसको, वीज़ा को, मास्टर कार्ड को, रुपे कार्ड को या फोन पे को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वीज़ा को बनाया या मास्टर कार्ड को या रुपे कार्ड को। क्वेश्चन क्या है कि बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड के भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है, यानी विच डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क हैज़ बीन मेड ऑफिशियल पार्टनर बाय बीसीसीआई फॉर टाटा आईपीएल 2020। तो किसको, वीज़ा को, मास्टर कार्ड को, रुपे को या फोन पे को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रुपे को ये क्या बनाया है, तो ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। ये रहा बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 का लोगो। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि टाटा आईपीएल 2022 26 मार्च से शुरू होगा। कब से शुरू होगा, तो 26 मार्च से शुरू होगा और यह टूर्नामेंट 15वां संस्करण है। इस बार यह टूर्नामेंट मुंबई और पुणे में खेला जाएगा। जैसे क्वेश्चन में पूछेगा कि जो टाटा आईपीएल ये कब से स्टार्टिंग होगा, तो 26 मार्च से स्टार्टिंग होगा और कईवां संस्करण है, तो 15वां संस्करण है। पूछेगा कि ये कहाँ खेला जाएगा, तो ये मुंबई और पुणे में खेला जाएगा। तो क्या खेला जाएगा, तो टाटा आईपीएल 2022। टाटा आईपीएल टूर्नामेंट के लिए घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क यानी नेटवर्क जो है रुपे को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। टाटा आईपीएल जो 2022 होगा, इसमें घरेलू कार्ड भुगतान के लिए किसको ऑफिशियल पार्टनर बनाया है, तो रुपे को। रुपे भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है। इसे वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग किया जाता है। जो रुपे कार्ड है, इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका यूज है भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है। इसे वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरह इसका क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। 6 क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में अपनी पार्टी की बड़ी जीत के बावजूद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी सीट खो दी थी, यानी विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में अपनी पार्टी की बड़ी जीत के बावजूद, यानी वो बड़ी जीत हासिल की थी, उसके बावजूद भी किस राज्य का सीएम यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिसने अपनी सीट खो दी थी। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड के, गोवा के, मणिपुर के, उत्तर प्रदेश के। तो किस राज्य के थे, तो ये उत्तराखंड के थे। कहाँ के, उत्तराखंड के थे। ये रहे वही जो मत बहुत हासिल किए थे, फिर भी अब ये मुख्यमंत्री सीट को खो दिए थे। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम जो था पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम था, पुष्कर सिंह धामी था। यह कदम तब आया जब धामी खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी से 6579 मतों के अंतर से हार गए थे। कितने मतों से हार गए थे, तो 6579 मतों से हार गए थे। किससे हार गए थे, तो भुवन चंद्र कापड़ी से हार गए थे। और ये भुवन चंद्र कापड़ी कौन पार्टी के थे, तो ये कांग्रेस के थे। जबकि भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में 70 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटों के साथ सहज जीत दर्ज की ली है। जैसे बोल रहा है कि भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में 70 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटों के साथ सहज जीत दर्ज की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ अपना इस्तीफा उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह को सौंपा था। किसको सौंपा था,
तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ अपना इस्तीफा उत्तराखंड के राज्यपाल किसको सौंपा? तो गुरमीत सिंह को सौंपा। अब है 14 मार्च का लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट जो है वो कौन बने हैं? भारतीय जो वायुसेना है इनके जो कमांडेंट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के जो नए कमांडेंट बने वो कौन बने हैं? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आर वेंकटरमन होगा कि बी चंद्रशेखर होगा कि एस सोमनाथ होगा कि अजय भूषण होगा? इसका आंसर आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।